और जनाब एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और अब आपको बताते चलूँ कि हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका नाम है इमरान शाह साहब। इमरान शाह साहब माशरे की बिगड़ती हुई बीमारी जिसको हम नशे की लत कहते हैं उस पर गुज़िश्ता 20 साल से काम कर रहे हैं। उन्होंने परवरिश रिकवरी सेंटर की बुनियाद 20 साल पहले रखी और उसके बाद कामयाबी से ये इदारा अपनी जो भी काविशें हैं, कोशिशें हैं, जो भी इनके टर्म्स थे उसको अबूर करते हुए आगे बढ़ रहा है। और परवरिश रिकवरी सेंटर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये उस बुनियादी चीज़ों पर काम करता है जहां पर एक टैग ऑन है या एक टैग ऑन है कि कहीं वो अकेला ना रह जाए या वो अकेली ना रह जाए। तो ऐसे लोगों पर काम करते हुए इनको ज़िंदगी में वापस लेकर आते हैं। इनकी प्राइमरी जो रिकवरी का तनासुब है वो 40% जबकि सेकेंडरी लेवल जो है वो 80% यानी 80% है। और इसी के साथ साथ ज़िंदगी में बेहतरीन ज़िंदगी गुजारना, वो लोग जो कि ज़िंदगी से मफलूज हो जाते हैं उसको परवरिश रिकवरी सेंटर में लाया जाता है और वो फिर किस तरीके से रिकवर करते हैं। मजीद सवालात इमरान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का शुक्र। आपके साथ फहीला रियाज जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और हेड हैं PRC में, आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर दोबारा इमरान भाई आपसे हम मुखातिब हो रहे हैं और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ज़िंदगी में हम नशे की लत में लग जाते हैं। सबसे पहले लोग आजकल फैशन सिंबल रखते हैं, जबकि पहले ये कहा जाता था कि पहले के दौर में बेटा बाप या बड़े भाई के सामने नज़रें नहीं उठाते थे और आजकल वेप यूज़ करते कहते ये तो एक इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट है, सिगरेट थोड़ी है। क्या कहेंगे इस बारे में, इस बदतमीज़ी के बारे में? इसके बारे में तो कुछ भी नहीं कह रहे कि ओवरऑल ही अगर हम देखें तो हमारा माशरा बहुत सारे बिगाड़ों पे मुश्तमिल है और जहाँ तक वेब का ताल्लुक है यही शुरुआत है नशे की तरफ जाने की। अगर हम बात करें कोई भी डायरेक्ट कोई शराब या हीरोइन या वो चीज़ें नहीं इस्तेमाल करता, सिगरेट, वेब, पान, गुटखा, छालियाँ, यहीं से आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता है। ऐसे ही है। तो फोकस भी यही होता है हमारा। जब हमारा प्रिवेंशन प्रोग्राम होता है स्कूलों वगैरह में तो हम इसी चीज़ पे वर्क करते हैं कि वो पहली चीज़ को रोकें जो सीढ़ी है। ठीक है, सीढ़ी यही है, गेट वेज कह लें आप इसको। ये आप कहते हैं ना कि बुनियादी तौर पर बच्चे जब मॉन्टेसरी में जाते हैं तो मॉन्टेसरी ये प्ले ग्रुप यही है, बाकी आगे जाके फिर वो हायर सेकेंडरी लेवल पर जाता है तो फिर वो यूनिवर्सिटी में जाता है। तो मुझे ये बताएं कि सबसे पहले नशे का इलाज आप कैसे करते हैं? तो आपसे मेरा सवाल लास्ट टाइम हो गया था, मैं आपसे पूछेंगे कि अगर कोई बच्चा रिहैब में आता है और उसको केयर की जाती है तो उसको फिर किस तरीके से इलाज आपकी नज़र में किया जाता है? देखें, परवरिश रिकवरी सेंटर के ओवरऑल ट्रीटमेंट को अगर मैं थोड़ा सा कंसाइज करके बताऊं तो ट्रीटमेंट की हमारे पास जो हैं वो 2 बुनियादी स्टेजेस हैं। सबसे पहले तो जब कोई भी पेशेंट हमारे पास आ रहा है तो जो पहला फेज़ है जिससे वो गुजरता है दैट इज़ डिटॉक्सिफिकेशन, जिसमें उसको किसी रूटीन में अभी इन नहीं किया जाता, सिर्फ मेडिकेशंस पे रखा जाता है, रेस्ट पे रखा जाता है ताकि आहिस्ता आहिस्ता वो जो जिस ड्रग के इन्फ्लुएंस में है वो उसकी बॉडी से डिटॉक्सीफाई हो सके। 15 to 20 डेज़ का ये डिटॉक्सिफिकेशन का पीरियड होता है। और तो ज़्यादा सुला के रखते हैं मरीज को? नहीं, इट्स नॉट लाइक कि बिल्कुल ही मेडिकेशंस के इन्फ्लुएंस में रखते हैं, लेकिन जो एक प्रॉपर रीहैब का एजुकेशनल प्रोग्राम है या जो उनकी एक स्ट्रक्चर रूटीन है ना उसमें उनको जो है वो इनकलकेट नहीं किया जाता, बल्कि उनको थोड़ा सा रिलैक्स दिया जाता है कि नहीं, जब तक ये थोड़ा सा फिजिकली स्टेबल नहीं हो जाते तब तक इनको ग्रुप्स वगैरह में या क्लासेस में बैठने का जो है वो परमिशन उनको नहीं दी जाती। 15 to 20 डेज़ के बाद जैसे ही वो थोड़ा सा रिकवर करता है फिजिकली तो फिर आहिस्ता 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 उसका प्राइमरी स्टेज का ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है 3 मंथ्स का। और उनको ग्रुप्स में, उनको क्लासेस में, एजुकेशनल प्रोग्राम में इन किया जाता है, सेशन स्टार्ट किए जाते हैं, काउंसलिंग सेशन स्टार्ट किए जाते हैं। और साइमल्टेनियसली मैं यहाँ एक और चीज़ ज़रूर मेंशन करूँगी कि इस पूरे प्रोग्राम में फैमिली काउंसलिंग सेशंस भी कंडक्ट किए जाते हैं। ठीक है, ताकि जी। अच्छा इमरान भाई आपसे सवाल आया, साथ साथ मैं आप सवाल करूंगा लोगों के भी, मैं हमसे वो सवाल करते जो रिलेटेड है आपसे। अच्छा जी, सवाल ये साथ साथ आया है कि इमरान भाई से पूछ के बताएं कि क्या ये बात सही है कि लोग ये कहते हैं कि आप जब नशे की लत में होते हैं, नशा छोड़ते हैं तो जिस्म में एक अजीब से फीलिंग आती है कि जैसे चूहे या कीड़े दौड़े हों। इज इट ट्रू? ये बात सही है?
देखें, विड्रॉल सिम्टम में जैसे अभी मिस वहीला ने बताया कि विड्रॉल को कंट्रोल करने के लिए कुछ मेडिसिन यूज़ की जाती हैं। ठीक है। अगर वो नहीं करेंगे तो वो जो तोड़ होता है उसको कचुए, खारिश, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, यानी कि इस हद तक उसकी तकलीफ़ होती है कि वो कुछ भी उसके लिए कर लेता है। जो हम चोरी ये वो सारे से ऐसे काम कर लेता है, जब उसको नशे की तलब, नशा नहीं होगा उसके जिस्म में और नशे की तलब होगी तो वो कुछ भी इकदाम उठा सकता है, इवन कि अपने आप को मार भी सकता है। ओके, इतने इतनी तकलीफ होती है। तो वही जैसे उन्होंने बताया कि स्टार्टिंग में जो विड्रॉल सिम्टम्स जिसको हम कहते हैं, कंट्रोल करने के लिए ओवरऑल 10 से 15 दिन उसको मेडिसिन पे रख रखा के जाता उसको है। कंट्रोल की, उस विड्रॉल को कंट्रोल किया जाता ठीक है। तो इमरान भाई, कुछ लोग कहते हैं कि प्रॉब्लम होती है, इचिंग है या कुछ है, लेकिन आप तो कह रहे हो तो मतलब कि पेन होती है, हड्डियों में दर्द होती है, बॉडी में किस तरीके से पेन होती है, ये थोड़ा सा बताइए, क्योंकि आप जी, तो बॉडी माशाल्लाह में बहुत ज़्यादा पेन होती है, सारा सिलसिला मेंटली और जिस्मानी दोनों ही तौर पे उसके लिए वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है उसके लिए। ठीक है जी। अच्छा, एक और सवाल आया है, फिर मैं मैम की तरफ जाता हूँ कि हमें जो है वो ओके, मैं ये थोड़ा सा इसको मैं कवर अप इस तरह करूँगा कि जो गवर्नमेंट के इदारे हैं वहाँ पर तो मारा भी दबा के जाता है, बिल्कुल। हड्डी भी टूट जाती है, और अब मेरा नहीं जाना हुआ ऐसी जगह पे, मैं इस पे कमेंट पास नहीं करूँगा, लेकिन क्या सर इस दिस ट्रू के लिखा गया कि मेरे भाई को मैंने एक फलाही इदारे में जमा करवाया था, और जब मेरे लड़ने पर मुझे 1.5 महीने बाद मिलाया गया तो मेरे भाई की टांग बिल्कुल टेढ़ी हो चुकी थी, उसको प्लास्टर तक नहीं करवाया था। जी, ये मुझे भी मालूम है इस केस का, मैं नाम नहीं लूँगा उसका। नहीं, ऐसा नहीं है, एक प्रॉपर ट्रीटमेंट है हमारी तरफ से, बिल्कुल नहीं सीसीटीवी। नहीं, गवर्नमेंट के अंदर तो ये वो नहीं था। देखिए, गवर्नमेंट में तो नहीं, कुछ प्राइवेट इसमें ऐसे हैं फलाही जो इस किस्म का कर रहे हैं, कहने को वो फलाही कर रहे होते हैं लेकिन उनको ट्रीटमेंट का बिल्कुल भी तरीके कवर पता नहीं नहीं। तो फिर इस तरह पैसे ज़्यादा मिलता है कि एक बंदा टूट गया, उसको ये बताया कि इसने तो देखिए नशे में ऐसा कर दिया। सॉरी टू से मैं मिलवाते लोगों ही की, नहीं है, मिलवाते ही नहीं है, इसी वजह से। ये मुझे इस सेंटर का नाम भी पता है, मैं नहीं लूँगा हाँ नाम, बिल्कुल, ठीक है, हाँ मान मुनासिब लीजिएगा, नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल, केस मेरे पास नाम भी आ आया था, चुका है। ठीक है। तो ये इसमें ये बहुत सारी जगहों पे है, इसीलिए हम ये फैमिलीज़ को भी कहते हैं कि जब भी अपने प्यारे को कहीं आपने एडमिट कराना है तो पूरी उस इदारे की तहकीक करें कि क्या वो इलाज कर रहा है, डिजीज़ मॉडल को ले रहा है, जैसे पिछली दफ़ा भी मैंने कराया था। तो फैमिली जान छुड़ाने के लिए या कहीं ना कहीं पैसे कम से कम में हो जाए, चलो भाई उसको अपनी, मैं कहूँगा उसको यही कहूँगा कि अपनी जान छुड़ाते हैं वो। अगर इलाज कराने हैं तो फिर प्रॉपर तरीके से सर्च करें, देखें, इलाज को देखें। आजकल इतनी जदीद है, गूगल है, सारा सिलसिला है कि इलाज क्या है, किस तरीके का, और फिर वो सेंटर का जब इंतखाब करें तो सोच समझ के करें, विज़िट करें। अब में बहुत सारी फैमिलीज ऐसी आती हैं, वो आके यही बोलती हैं अभी तो मैं सेंटरों के विज़िट कर रही हूँ, बोलते बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, वो सारी मालूमात लेके चले जाती हैं, वो महीने 2 महीने बाद आती हैं फिर हमारे पास। अच्छा, ये आपने लास्ट टाइम भी बोला था, खतीब अली हैं, उन्होंने कहा कि हम इतना अफोर्डेबल नहीं है, लेकिन मेरे बड़े भाई नशे की लत में पड़ चुके हैं और अब इतना है कि वो नशा ना मिलने पर अपने आप को मारते हैं या हमें मारने लग जाते हैं। मैंने 5-6 जगह का विज़िट किया लेकिन वहाँ के हालात कुछ अच्छे नहीं लगे। इनके बारे में बड़ा सुना, परवरिश का जो रिहैब सेंटर है, क्या यहाँ पर कुछ गरीब लोगों की इस तरीके से मदद की जाती है कि 50% हम देते हैं, 50% डोनेशन? बिल्कुल, परवरिश रिकवरी सेंटर में हमारा जो है 50% तक हमारे पास वेलफेयर का ऑप्शन मौजूद होता है, ज़बरदस्त। क्लाइंट को, फैमिली को एवेल्युएट करके। इवन के बाज़ ऐसा भी होता है कि वो 50% भी नहीं फैमिली पे कर सकती, ठीक है। तो उसका भी हमने एक थोड़ा सा रखा हुआ है, कुछ अलग से आ जाते हैं हमारे पास मुखय्यर, तो वो उसमें हम 30-40% तक भी करते हैं, लेकिन फैमिली को एवेल्युएट करके, हर एक के लिए नहीं। 50% तो ऑलरेडी हम करते हैं, हर एक फैमिली के लिए 50% है? जो रिजर्व करता है, ठीक है जी, बिल्कुल। जो रिजर्व करता है। अच्छा, एक चीज़ बड़ी अच्छी उन्होंने लिखी, खालिद साहब हैं, उन्होंने कहा कि अक्सर जैसे कि इमरान भाई वाकई में ये काम कर रहे हैं और इनका मेरा एक जानने वाला उसका बेटा रिकवर होकर आया, तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा। लेकिन एक बात और कि इमरान भाई के भी इदारे में जो लोग मुखय्यर हजरात हैं वो भी
चाहते हैं कि 50% उनको कमी की जाए, जबकि वो अफोर्ड भी कर सकते हैं। इस तरीके से गरीब का हक मारा तो जाता है। वही कह रहा हूँ ना मैं, ये है बिल्कुल, हर एक को नहीं करते हम, ये एवेल्युएट करते हैं। तो ये मतलब आपकी टीम देखती है? जी, जी, या पूरी वो टीम। एक होता है ना फेस रीडिंग कर ली कि भाई ये तो नहीं, गरीब है? टीम देखती है, अंदाजा होता है सारी चीज़ें एवेल्युएट करने के लिए। अच्छा जी मैम, आपसे सवाल है कि इलाज किन किन बुनियाद पर किया जाता है, किन किन बुनियादी चीज़ों को केटर किया जाता है या मद्देनज़र रखकर इलाज किया जाता है? देखिए, सबसे पहले मरीज़ के हवाले से अगर मैं बताऊं तो इलाज की ओवरऑल जो मेन 3 पॉइंट्स मैं कवर करूंगी। सबसे पहले तो डिज़ीज़ कॉन्सेप्ट के साथ लेके जाते हैं हम, क्योंकि जब मरीज़ हमारे पास आ रहा है, आप वैसे भी अगर आप सोसाइटी में देखें तो एडिक्शन को डिज़ीज़ शायद बहुत कम लोग जानते हैं। एडिक्शन को या तो इखलाकी बुराई के तौर पे जाना जाता है या किरदार की खराबी के तौर पे जाना चाहता उस है। बंदे से नफरत की जाती है कि इससे बिल्कुल दूर हो ऐसे ही, जाओ। बिल्कुल। सबसे पहला फोकस जो हमारा होता है मरीज़ के लिए भी और उनकी फैमिली के लिए भी, उनको इस चीज़ के ऊपर साइको एजुकेट करना कि भाई ये इखलाकी बुराई या मॉरल फेलियर नहीं है, इट्स अ डिज़ीज़। और बीमारियां इलाज से ठीक होती हैं, टोटकों से ठीक नहीं होती हैं। ये तजुर्बों से ठीक नहीं होती कि आप उस पर जिम्मेदारी डाल दो या उसकी शादी करवा दो या उसको मुल्क से बाहर बड़ा भेज गंदा दो। है ये काम, बड़ा गंदा जी, शादी और ये करवा होते हैं, ये एक्सपेरिमेंट्स फैमिली कर रही होती है। तो ये चीज़ सबसे पहले तो उनको मेक श्योर कराई जाती है कि ये डिज़ीज़ है, और फिर उनको बताया जाता है कि भाई ये बीमारी है, इसके क्या क्या असरात हैं, आपने इसको किस तरह लेके मैनेज करना है। ऐसा नहीं है कि ट्रीटमेंट के अंदर रहते हुए अगर आप बिल्कुल कोई ऐसा सिम्टम नहीं आ रहा तो यहाँ से जाने के बाद इसके क्या क्या सिम्टम्स आपको आ सकते हैं, क्योंकि बीमारियों के कुछ फौरी असरात होते हैं, कुछ देर पा असरात होते हैं। बाज़ औक़ात पेशेंट को नहीं पता होता कि यहाँ से जाने के बाद जो है वो क्रेविंग बहुत ज़्यादा होगी, तो अक्सर औक़ात जो है वो घबरा जाते हैं कि हम सेंटर में तो थे, बिल्कुल ठीक थे, अभी बाहर आए हैं तो अजीब सी बेचैनी हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, नींद के मसले मसाइल आ रहे हैं। तो ये चीज़ भी पेशेंट को बताई जाती है कि विद इन अ ट्रीटमेंट और आफ्टर द ट्रीटमेंट क्या आफ्टर केयर प्लान है जिसको आपने लेके चलना है। अच्छा एक बात कि मैम, अगर इलाज करवा के बंदा सही होकर परवरिश रिकवरी सेंटर से निकल गया, ठीक है, तो उसको फिर आप लोग बाद में भी केटर करते हैं कि आप महीने बाद विजिट करें या 15 दिन बाद विजिट करें, या विजिट नहीं करवाते फिर? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। एक आफ्टर केयर प्रोग्राम होता है, डे केयर का भी होता है, फॉलो अप्स का हम प्लान उसको कहते हैं, और हम उसमें प्रॉपर जब पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा होता है तो फैमिली के साथ इस चीज़ को बैठ के डिस्कस किया जाता है कि इस पेशेंट ने वीकली बेसिस पे दिस इज़ द टाइम स्लॉट जिसमें साइकोलॉजिस्ट को विजिट करना है, दिस इज़ द टाइम स्लॉट जिसमें इन्होंने वीकली बेसिस पे साइकाइट्रिस्ट को आके विजिट करना है, ताकि अगर उसकी कोई मेडिकेशंस चल रही हैं आफ्टर द ट्रीटमेंट तो वो वाला स्केड्यूल भी रिव्यू होता रहे। अगर उसकी पूरा हफ्ता रूटीन में कहीं कोई मिसहैप हो रहा है तो वो भी आइडेंटिफाई होता रहे। फिर आहिस्ता आहिस्ता इस फॉलोअप्स का ड्यूरेशन बढ़ा दिया जाता है, वीक से मंथ में ले जाते हैं, 1 से 2 मंथ में ले जाते हैं। ठीक है। इमरान भाई, आपसे सवाल आया है कि मेरे कज़न को शुगर है हाईली और उनको अब हीरोइन की आदत लग चुकी है, तो क्या वो भी रिकवर हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं, उनकी अदर डिजीज़ होती हैं, इवन के शुगर लीवर के प्रॉब्लम होते हैं, सारा सिलसिला, तो वो उसके साथ साथ उनका इलाज वो तो शुगर का चलता रहता है, जो भी मेडिसिन है और सारा सिलसिला। बल्कि कुछ अर्से पहले मेरे पास एक क्लाइंट आया है, तो उसका वज़न बिल्कुल ऐसे था जैसे वो हड्डियों पे खाल होती है। ओके। फैमिली डायग्नोस ही नहीं कर रही हो, एडमिट कर लिया, मेरे किसी रेफरेंस से आया था, जानने वाले थे, और वो जब हमने डायग्नोस किया, हमने कहा शुगर चेक करो, तो उसकी शुगर चल रही थी 500 कुछ। वो हमने सारा करते करते कंट्रोल में लाए और माशाल्लाह उसकी सेहत भी बन गई, सारा सिलसिला। तो फैमिली ने खुद बनाया, हम तो डायग्नोस ही नहीं कर रहे थे, इसके साथ मसला क्या इतना क्यों ये घुलता जा रहा है। ओके। तो उस वक्त चेक ही नहीं की थी। तो शुगर के साथ ही भी सारा ट्रीटमेंट चलता है, और हैं अभी भी क्लाइंट पेशेंट ऐसे हैं जो शुगर के मरीज़ हैं और उनके साथ साथ वो चल रहे हैं, क्योंकि वो सारी एहतियातें भी कर रहे हैं ना उनके साथ, मेडिसन और वो सारे चीज़। ठीक है। इमरान भाई, आपसे एक और सवाल आया है। अच्छा, मुझे अच्छा लगता है कि जब आप सवाल कर रहे होते हैं, चीज़ें देख रहे होते हैं कि बिल्कुल जी, एक बार फिर मैं आपको बताता चलूँ कि मेरा जो FM रिलेटेड मैं बंदा हूँ, तो FM के पेज पर आप लोग करते हैं, वैसे मैं मुस्कुराती सुबह भी आप चेक करते हो, तो आप वहाँ पर भी मुझे मैसेजेस कर सकते हैं। अच्छा जी, ओके। अच्छा, एक भाई ने मैसेज किया है कि उनके इलाके में एक बंदा है जो कि वो इंजेक्शन वाले एडिक्शन थी, और उनको जो है वो एड्स का मर्ज हो गया है, तो वो क्या वो भी आपके सेंटर में? HIV जो है स्टार्टिंग है, HIV के भी पेशेंट हैं, ठीक है। उनकी प्रॉपर सिविल हॉस्पिटल से मेडिसिन चल रही होती है और रिकवरी में होते हैं। 2-3 पेशेंट ऐसे हैं
जो रिकवरी में हैं 5-5 साल हो गए उनको, ठीक है। HIV के पेशेंट हैं, लेकिन वो मेडिसिन साथ साथ चल रहे हैं और अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अच्छा, एक बात इमरान भाई, ये तो एक बम बनाया हुआ है। मैं मैम से भी पूछूंगा कि HIV का जो मरीज है वो तो बस गल गया, खत्म हो गया, ये चीज ऐसा मैंने तो नहीं देखा कुछ नहीं, गलता हुआ। HIV का ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप उसका ट्रीटमेंट लेके चलते हैं, वो शादी भी कर सकता है, वो बच्चे भी पैदा कर सकता है बगैर किसी उसके आपने, यानी कि उसके बच्चों को नहीं होगा। ऐसे ही है। स्टिग्मा बनाया है ना कि भाई ये तो ख़त्म है, लेकिन HIV वायरस है, वो आ गया, सारा सिलसिला वो वहीं रुक जाता है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। उसकी मेडिसिन, ये चीज़ अच्छी है कि एक वर्ल्ड बैंक के ताउन से प्रोजेक्ट चल रहा है, वरना इसकी मेडिसिन बहुत महंगी है। ठीक है। तो सिविल अस्पताल में इसका फ्री ऑफ ट्रीटमेंट है, Free of cost कॉस्ट है थोड़ी। अच्छा, ये मुझे बताएगा कि जब आपको, मैम आपसे पूछना है कि जब किसी को एड्स डायग्नोज हो जाता है, जैसे कि कैंसर डायग्नोज होता है, तो लोगों को आधा से ज्यादा एड्स और HIV में थोड़ा सा फर्क है। ओके। HIV एक वायरस है, वो है नुकसान नहीं दे रहा, आप ये समझ ठीक लीजिए। है, और ठीक एड्स है, नुकसान एड्स जब हो गई अगर, फिर उसका कुछ नहीं है, फिर वो एंड है समझिए। नहीं तो मतलब मैंने तो एड्स के 3-4 मरीज देखे जो कि सरवाइव कर रहे हैं। नहीं, मतलब HIV के वो अच्छा वो HIV अच्छा, नहीं, उन्होंने ये थोड़ा AIDS सा का बताया। डिफरेंट नहीं समझ आ ठीक है, रहा। ठीक है, ठीक वही है। कन्वर्ट होती है एड्स में। फिर ठीक है। अगर हम उसका इलाज नहीं कराते अल्टीमेट, फिर उसकी टाइम पीरियड तो बहुत ही कम है। एड्स क्या ओके। है कि आपका दफाई निज़ाम बिल्कुल ख़त्म कर देता है, यानी कि अगर उसको नज़ला भी होगा वो भी सही नहीं होगा, उसी से उसकी मौत हो जाएगी। ओके ओके। HIV पहली स्टेज है। HIV पहले हाँ, स्टेज है। वही। अच्छा, तो HIV का HIV जो बंदा है, अगर वो किसी के, जैसे कि कैंसर पेशेंट के साथ लोग नहीं बैठते हैं ना, कि कैंसर लगने वाली नहीं। बीमारी नहीं है, ठीक है, तो HIV भी लगती नहीं है ना, मतलब आपकी नहीं, कोई ऐसा आपके जो थू सलाइवा नहीं। है या आपका जो नहीं। आपका नहीं, ब्रीथिंग नहीं, है, कुछ नहीं है उसका। ऐसा कुछ भी नहीं है ना? ऐसा देखिए, कुछ केयर ज़रूर करनी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ट्रांसमिटेबल इस तरह नहीं है। उसके इस तरह ट्रांसमिट नहीं होने के तरीके कुछ और हैं। अगर फॉर एग्जांपल कोई एडिक्ट है, कोई ड्रग एडिक्ट है और वो कर रहा है, अगर अक्सर औकात बैठे होते हैं तो वो एक दूसरे की नीडल्स यूज़ कर रहे होते हैं, उससे ये तरीक़ेकार गलत है। बेरारवी है एक तो, जिसको हो वो गया भी वो तो है। बेरारवी तो है, Needle लेकिन exchange। सेकंड नीडल का है। नीडल्स है, ब्लड से होती है ब्लड वो। से होती है, तो उसके जो ट्रांसमिट होने के तरीक़ेकार हैं वो और हैं। अलग है। ऐसा नहीं है कि वो आपको जो है वो सलाइवा के थ्रू ट्रांसमिट होगा। अच्छा, इमरान भाई आपके लिए बड़ा, वैसे वाकई में कहते कि एक जौहरियाबाद जो कि मलीर का एक, सॉरी मलीर के पास एक इलाका है जौहरियाबाद का, वहाँ पर एक क्लिनिक पे बच्चा काम करता था और उसने काम सीख रहा था, और उसको किसी को इंजेक्शन लगाते हुए नीडल हाथ में लग गई, और फिर वहाँ पर क्योंकि उससे केयर नहीं की तो 2 दिन बाद सूज गया, तो लोगों ने ये कह कर उसको हार्ट अटैक करा दी कि तुम्हें तो एड्स हो गया। तो मकसद इतना गंदा, वो आप किसी को थ्रेट दे रहे हैं कि तुम्हें तो एड्स हो ही गया, तो ये मुझे समझ नहीं आया। अच्छा, वैसे ऐसे लोगों के लिए भी आप सेंटर में जगह बनाए जो कि ऐसे फुफ्फो बन के ना अगले का दिमाग खत्म करते हैं। HIV वाले तो आते हैं हमारे नहीं, जो फजूल की बोलते हैं, मतलब जो कुछ है नहीं, अभी तुम्हें तो एड्स हो गया, तुम्हें तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसे लोगों के लिए भी सेंटर बनाए कि जिनका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त किया जाए। अच्छा जी मैम, ट्रीटमेंट के दौरान मरीज और फैमिली को किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है? सबसे पहला चैलेंज तो मैंने थोड़ी देर पहले जैसे आपसे कहा ना कि उनको इस पॉइंट के ऊपर लेकर आना कि ये डिजीज़ है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। बाज़ औक़ात पेशेंट के साथ, फैमिली के साथ पूरा ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन हमें इस चीज़ के ऊपर स्ट्रगल करते हुए गुजर जाता है कि वो इस पॉइंट को समझने की तरफ आएँ कि ये डिज़ीज़ है। ठीक है, सेकंड जो चैलेंज हमें फैमिली की तरफ से आ रहा होता है वो ये आ रहा होता है कि फैमिली की अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। एक तो ट्रीटमेंट सेंटर तक लाने में केस बहुत ख़राब हो चुका होता है, और उसके बाद ये एक्सपेक्टेशन के चलें जी अब हमने इनको एडमिट करा दिया है, अब 10 दिन बाद 15 दिन बाद जब हम पहली दफ़ा इनको विजिट करने आएंगे तो ये हमें बिल्कुल वैसा मिलेगा जैसे 5 साल पहले था। ठीक है। फिर उनको इस चीज़ के ऊपर बताना कि देखें चेंज जो है दैट नेवर कम्स ओवर द नाइट, इट विल टेक टाइम। तो उनकी ये एक्सपेक्टेशन कि नहीं हमने तो इलाज में डाला है, ये सारी चीज़ें अगर कर रहा है तो फिर इनमें हमें कोई तब्दीली क्यों नहीं नज़र आ रही। ठीक है, ये सेकंड चैलेंज है जो हमें फैमिली की तरफ से देखना पड़ता है। पेशेंट की तरफ से डिनाइल अपनी डिज़ीज़ को लेके, क्योंकि वो इस कंसेप्शन के साथ आ रहा होता है कि नहीं मैंने तो माजी में बहुत दफ़ा छोड़ने की भी कोशिश की है, मैं जब चाहता था छोड़ लेता था, जब चाहता था मैं कर लेता था, तो मुझे ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं इसको अपनी मर्ज़ी से छोड़ सकता हूँ। तो वहाँ पे पेशेंट को इस चीज़ की रियलाइजेशन कराना कि अगर आपके लिए इस लेवल पे छोड़ना मुमकिन होता तो आज आप रिहैब सेंटर में नहीं होते। ठीक है, ठीक है, ये सेकंड चैलेंज है डिनाइल वाला जो हमें पेशेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा इसके साथ स्ट्रगल करना पड़ रहा होता है। थर्ड इम्पॉर्टेंट चैलेंज जो पेशेंट और फैमिली दोनों की तरफ से अक्सर मैं देखती हूँ वो ट्रीटमेंट के बाद एहतियात का ना करना।
ठीक है। उसमें भी कहीं ना कहीं फैमिली की अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है कि जी अब ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया है तो इसका मतलब है कि अब इनको हर चीज़ का आप एक्सेस दे सकते हो, ये अपनी केयर खुद कर लेंगे। या तो बाज़ औक़ात फैमिली बहुत ही ज़्यादा इनेबलिंग की तरफ जा रही होती है, या फिर हर छोटी छोटी चीज़ पे सख्तियों की तरफ जा रही होती है, माजी के को लेके तंज़ो तनकीद की तरफ जा रही होती है, पेशेंट तंग हो रहा होता है उस चीज़ पे, या ज़िद में आके या गुस्से में आके वो दोबारा उस चीज़ की तरफ जाने के चांसेस होते हैं। तो वहाँ हम फैमिली को ये गाइड कर रहे होते हैं कि आपने जब यहाँ से इनको लेकर जाना है तो कुछ चीज़ें हैं जिस पे आपने सुपरविजन रखनी है, बहुत ज़्यादा लेवरेज भी नहीं देना और बहुत ज़्यादा सख्ती भी नहीं करनी कि उसको लगे कि खुदा न खास्ता मैं एक सेंटर से डिस्चार्ज हुआ हूँ तो फिर दोबारा दूसरे सेंटर में एडमिट हो गया हूँ। मैम आपके लिए सवाल आया है कि मैं गुस्से में आकर मैंने हैश पीना शुरू किया और अब मैं अपनी इस आदत से तंग हूँ कि अगर मैं 1 से 2 सिगरेट हैश के ना पीऊँ एक दिन में तो मेरी तबीयत बिगड़ने लगती है और मुझे सिर्फ ताना ये था कि ये तो है ही निकम्मा, कुछ कर नहीं सकता, इस गुस्से ने मुझे इस लत पर लगा दी। इज दिस ट्रू? देखेंगे 90% हमारे यहाँ जितनी यंग जनरेशन है ना उनका ये इशू है, या तो गुस्से में आके या फिर हम पीयर प्रेशर में आके मज़े के चक्कर में इन सब्सटेंस के इस्तेमाल की तरफ जाते हैं। इनिशियली जब हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हमें नहीं पता होता कि ये हमें किस स्टेज पे ले जाएगा। अमूमन जैसे इन्होंने सवाल में मेंशन किया है ना कि अब अगर मैं नहीं पीता हूँ तो मेरी तबीयत ख़राब होने लगती है, दैट मीन्स कि नाउ ही इज़ नॉट ऑन द नॉर्मल स्टेज। ठीक है, तो जब बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब होने लगती हैं, हम उस पर फिज़िकली मेंटली डिपेंडेंट होने लगते हैं, तो हमें समझ आने लगता है कि अच्छा अब ये चीज़ मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक साबित हो रही है और इसको समझने में भी 2, 3, 4 साल का अरसा हम लगा देते हैं। ठीक है। इमरान भाई आपसे सवाल आया है कि इमरान भाई से पूछ के बताएं कि मेरे कज़न की डेथ हुई है, वो ओके मैं गोली का नाम नहीं लूँगा लेकिन एक इलेक्ट्रिक लोड लेते हैं, एक गोली आपको भी पता होगा, तो वो उन्होंने 2 गोलियां एक साथ खाई और फिर वो सोते का सोता ही रह गया। तो क्या गोलियां खाना भी नुकसानदेह है, मतलब वो जो देते हैं एडिक्शन वालों को? ट्रंक्विलाइज़र जो है नींद आवर गोलियाँ होती हैं, नशा ही होता है वो भी, और 2 तो नहीं हैं। अब वो सारी चीज़ें हैं कि या तो छोड़ के आया है, क्या सिलसिला है, डिटेल नहीं है, लेकिन ट्रंक्विलाइज़र बेंजोस जिसको हम कहते हैं बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। उसके भी पेशेंट आते हैं जो बेताशा नींद आवर गोलियाँ और ये चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है। और वो बहुत डैमेज करती है हमारी बॉडी को। ठीक। और साथ साथ मैं आपसे कि एक अच्छे ट्रीटमेंट में किन अनासर का होना ज़रूरी है? देखें 3 बुनियादी अनासर हैं। सबसे पहले तो अगर आप कहीं ट्रीटमेंट सेंटर में अपना कोई भी प्यारा या मरीज़ एडमिट करवा रहे हैं तो सबसे पहले तो ये देखें कि वो ट्रीटमेंट सेंटर या वो इदारा किस अप्रोच के साथ चलता है, क्या वहाँ डिज़ीज़ मॉडल जो है वो फॉलो किया जाता है या नहीं किया जाता। सेकेंडली वहाँ पूरे दिन का जो एक एजुकेशनल प्रोग्राम है, रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम है, उसमें रूटीन क्या है। तो आप लाजमी अगर कहीं पर जा रहे हैं तो इन 2 चीज़ों को ज़रूर इन्वेस्टिगेट करें कि पूरा दिन क्या होता है, एडमिट करके छोड़ तो नहीं देते, या क्लासेस हैं या री एजुकेशन प्रोग्राम है किस तरह से है। थर्डली चीज़ फीडबैक्स फॉलो अप्स का जो सिस्टम है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, फैमिली काउंसलिंग का जो सिस्टम है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इस ट्रीटमेंट के अंदर अगर एडिक्शन के हवाले से मैं बात करूं तो ये पूरा एक ट्रायंगल है। इसमें पेशेंट भी, इदारा भी और फैमिली, तीनों का बहुत स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन होना ज़रूरी है। अगर तीनों में से किसी एक के साथ भी कोलैबोरेशन स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहा है तो ट्रीटमेंट उतना इफेक्टिव सामने नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा इमरान भाई आपसे सवाल आया है कि आप पहले तो मुझे रूटीन बताइए, क्योंकि मेरे कज़न अपने माँ बाप का एक ही बेटा है और वो हीरोइन की लत में लग गया है। मुझे प्लीज़ थोड़ी सी गाइडेंस दीजिए ताकि मैं इजीली परवरिश सेंटर में अपने कज़न को एडमिट करवा सकूं। अच्छा वो रूटीन पूछ रहे, सोने की, खाने पीने की? बेहतर तो ये है कि नंबर है, आप नंबर करके उधर से पूरी रूटीन लें, विज़िट करें, सेटिस्फाई हो, सारी चीज़ें आपको बताएंगी। रूटीन ओवरऑल अगर मैं बताऊं कि सुबह 7 बजे उठने और रात 11 बजे सोना है, इस बीच पूरा एक एक्टिविटीज़ नहीं। अच्छा बीच में अगर किसी को नींद आती है तो उसको अलाउड होता है सोना? नहीं, कोई नहीं अलाउड नहीं है। टाइम टेबल है ना, दोपहर को रेस्ट टाइम है 1 से 1.5 घंटे का, ऐसा नहीं है कि हाँ बिल्कुल। लेकिन ओवरऑल जो रूटीन अगर हम बताएं कि सुबह 7 बजे उठना है और रात को 11 बजे सोना है, और इस बेस पूरा एक एक्टिविटीज़ बेस्ड प्रोग्राम है, चाहे वो लंच है, चाहे वो एजुकेशनल प्रोग्राम है, ग्रुप काउंसलिंग है, 1-to-1 सेशन है, हर चीज़ की एक डिज़ाइन है। अच्छा तो सबसे बेहतर ये है कि वहाँ जाके विज़िट करें, आसानियाँ नहीं तलाश करें, थोड़ा अपने लिए मुश्किल नहीं, जाएँ विज़िट करें, और भी इदारों में विज़िट करें। अच्छा इनका ताल्लुक जो है वो नवाब शाह से है। ओके तो फ़ोन पे तो ठीक है, बिल्कुल भाई यही चीज़ है। और साथ साथ ये कहा गया कि एक भाई ने और पूछा कि क्या आपका जो बच्चा जब वो ट्रीटमेंट से फ्री हो जाता है, वो जाता है,
तो उसके तासुरात बताइएगा क्या होता है, क्योंकि वो रह के जाता है। और सेकंड कि आपकी जो जितनी भी काउंसलिंग होती है या जितनी भी ट्रीटमेंट हो रही है उसके अंदर डेली उन बच्चों का आपस का सेशन होता है या सिर्फ आप पढ़ाने पे फोकस करते हैं? मतलब आपस का सेशन का मतलब ये होगा उनका One to one जैसे कि session, आप नहीं जैसे हम 5 लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं, तो हम पांचों को अलग से भी टाइम दिया जाएगा कि हम आपस में बैठकर आपस में एक दूसरे से बात करें? जी, जो ग्रुप काउंसलिंग है वो यही है, वो ग्रुप काउंसलिंग के उसको बाकायदा टॉपिक होता है, एक स्ट्रक्चर प्रोग्राम होता है। ठीक है। वरना आपस में बैठ के तो वो पुरानी नशे की बातें करते हैं, सीधी सी बात है। इसको हम ग्रुप काउंसलिंग हाँ, मैं कहते दस्ते हैं। ले आता था, ऐसे ठीक है ना? बनाता था। ग्रुप काउंसलिंग कहते हैं। इसमें ज़्यादा जो हमारे पास रिकवरिंग कोच हैं वो इसको हेल्ड करते हैं ओवरऑल, और सारा सिलसिला उस चीज़ों को डिस्कस करते हैं। उसके लिए भी बाकायदा टॉपिक डिसाइडेड होते हैं। अच्छा जी, और दूसरा जाने का सवाल, जो जा रहा होता है बच्चा, तासुरात क्या होते हैं? जाने के बाद आपको पता है कोई भी जा नहीं रहा नहीं, हो, जाते हुए पूछ रहे हैं। जाते हुए तो तासुरात अच्छे ही होते हैं ना उससे। नहीं कि मतलब होता है कि नहीं अच्छा टाइम गुजरा। हाँ, जाते हुए अच्छे ही होते हैं तासुरात, जाने के बाद बोरियत और वो सारा सिलसिला आता है, वापस भी आते हैं फौरन खुद ही मिलने। ठीक है जी, बिल्कुल जी। आपका जुबैर भाई, मैंने मैसेज पढ़ लिया है और मैं ज़रूर इस पे सर से बात करके और हम इस चीज़ को अगर अलाउड हुआ इनकी तरफ से तो हम उसको देखते हैं। अब एक ब्रेक के बाद मजीद सवाल करेंगे। देखते रहिए मुस्कुराते सुबह जी शाना सर। और जनाब, वेलकम बैक। और हम वापस आ चुके हैं। मैं वही देख रहा हूँ कि मैसेजेस का सिलसिला बिल्कुल जारी है और इमरान भाई के लिए अच्छा जी ढेर मैसेजेस आए हैं जिसमें तारीफ़ है, तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। लेकिन मैं तनकीद वाले मैसेज देख रहा था तो एक चीज़ बड़ी अच्छी मुझे मिली और वो ये कहा गया कि इमरान भाई को जब गुस्सा आता है तो ये पूछे कि इमरान भाई क्या करते हैं? गुस्सा तो एक फितरी अमल है, और नहीं आया तो वो मुनाफिक है। हाँ, वो कहे कि जी मुझे गुस्सा नहीं आता, तो बात यह है कि असल मसला गुस्सा नहीं है, असल मसला वहाँ पैदा होता है जब हम गुस्से का इजहार नामुनासिब तरीके से करते हैं। ये बात ज़बरदस्त। अच्छा जी इमरान भाई, आपके लिए सवाल आया है कि लोगों को जब रिहैब सेंटर में या परवरिश रिकवरी सेंटर में अगर कोई लेकर आना चाहता है तो उनके जहन में एक सवाल गर्दिश करता है कि पता नहीं, हम तो छोड़ के जा रहे हैं, अभी तो बहुत अच्छा है, पीठ पीछे क्या काम होगा, क्योंकि बच्चा तो बीमार है, उसको नींद की दवाइयाँ देकर हम तशद्दुद करें या कुछ ऐसा। तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? तो उसमें हम फैमिली का कुछ होती हैं, फैमिली कि इस चीज़ से होता है तो हमारे पास क्या ऑप्शन होता है, आप हर दूसरे दिन आ जाएं, हम आपको सीसीटीवी में दिखा दिया करेंगे कि क्या कर रहा है बच्चा आपका, नींद में है, क्या है सारा सिलसिला। और बहुत सारी फिल्म जो फैमिलियां हैं शुरू में वो वक्तन 9 to 4 का टाइम होता है कि वो आके अपने बच्चे को देख के चली जाती हैं, सेटिस्फाई हो जाती है। जब आएंगे तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ही सेटिस्फेक्शन मिलती है जब देख के जाती हैं। एक चीज़ और, जब क्योंकि एक नॉर्मल एक्टिव होता है, हाइपर एक्टिव बंदा होता है जो नशे के अंदर होता है ना, जैसे हम बच्चे को भी कहते हैं ना ये हाइपर एक्टिव बच्चा है, तो इसी तरीके से इसके अंदर भी मैम हाइपर एक्टिव जो होते हैं तो वो क्या मतलब डॉक्टर को भी कोटास लगा देते हैं हम लोग या वहाँ पर नॉर्मलाइज कर लेते हैं डॉक्टर? देखें, ये जो नॉर्मली आपने हाइपर एक्टिव वाला जो टर्म यूज़ किया ना, ये फेज़ बहुत शुरू में आ रहा होता है जब डिटॉक्सिफिकेशन का टाइम पीरियड चल रहा होता है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे भी स्टाफ जो है वो ट्रेंड होता है और प्रॉपर केयर उनकी की जा रही होती है, पेशेंट का जो अग्रेसिव लेवल है उसको मैनेज किया जा रहा होता है। एग्रेसिव तो होते हैं ना वो, होते क्योंकि हैं। वो मारने के लिए या मेरे नशा नहीं मिल रहा या मुझे क्योंकि एक कमरे में बंद कर दिया मैं दुनिया से कट जाऊंगा, ये तो गुस्सा आता है, तो उसको वो तो नेचुरल है ना। बिल्कुल आता है, लेकिन उसके लिए टीम ट्रेंड होती है और उसको हम यूजुअली कहते हैं कि वो क्राइसिस सिचुएशन के लिए टीम जो है वो ट्रेंड होती है। जब वो टाइम पीरियड थोड़ा सा 15-20 डेज़ का होता है और आहिस्ता आहिस्ता वो मेंटली भी थोड़ा सा स्टेबल होने की तरफ आता है तो वो इंटेंसिटी खुद ब खुद उसकी कम हो जाती है। ठीक है। अच्छा, एक सवाल और आया है कि अगर रिहैब सेंटर के अंदर सिर्फ पढ़ाना, खाना खिलाना, वर्जिश करवाने से क्या वहाँ पर आप लोग आउटर विजिट पर भी बच्चों को लेकर जाते हैं जिससे उनकी जो डे रूटीन है वो थोड़ी सी चेंज हो? लेकिन शुरू में जैसे आपने रेट बताया कि प्राइमरी ट्रीटमेंट का 25% है सक्सेस रेट और सेकेंडरी, तो ये जो चीज़ें हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट में आती हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट में ओवरऑल 3 मंथ उसने उधर ही रहना, अंदर ही रहना, अंदर ही। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में फिर हम आहिस्ते इसको घर का विजिट भी देते हैं, बाजू का स्टाफ के साथ भी वो बाहर चला जाता है, तो आहिस्ता आहिस्ता उसको बाहर करना है। इनिशियल उस पर बिल्कुल भी ये चीज़ें नहीं अलाउ, क्योंकि उस वक्त उसकी जहनी कैफियत ऐसे नहीं है कि वो कुछ फैसला करे, वो गलत फैसला कर वो फिर ये भाग के कहीं से नशा करके आ जाइए। ओके। अच्छा जी, एक और सवाल आया है कि क्या
अब अंदर अगर कोई हुनरमंद बच्चा है और उसकी फैमिली कहती है कि स्टेबल हो जाए तो इसको कोई हुनर सिखाएं, लिखने का है, पढ़ने का है, कुरान पाक पढ़ने का है, नमाज पढ़ने का तरीका, ये जो भी, तो वहाँ पर ये सिखाया जाता है आपके रिहैब सेंटर में? वो सारी चीज़ें सबसे पहले देखें, बीमारी का इलाज जिसके लिए आया है पहले उसके लिए तो स्टेबल हो वो। जब तक उसको उधर से वो स्टेबल नहीं होगा वो आगे दूसरे काम कैसा कर सकता है? ऐसा ही है। वही जैसे मिस से बताया कि तवक्कुआत के बस अब इसको काम सिखाओ, इसको ये करो, इसको पढ़ाई की तरफ डाल दो, सारा से पहले पहला मकसद प्राइमरी इसका नशे की बीमारी का इलाज है, तो पहले वो फुलफिल हो तो वो सारा सिलसिला पढ़ाई भी करेगा, आगे जाके काम है काम भी करेगा सारा सिलसिला। अच्छा, परवरिश रिकवरी सेंटर का ये पूछा जा रहा है कि क्या ये जब बच्चा इनिशियल स्टेज से निकलकर सेकेंडरी स्टेज की तरफ जा रहा है तो क्योंकि वो बेटर हो गया तो सेकेंडरी स्टेज पर जा रहा है, तो मुझे ये बताइए, मुझे पूछना है इमरान सर से और मैम से कि क्या उसके बाद उसको वहीं कोई हुनर सिखाया जाता है और वो जो सेकेंडरी ड्यूरेशन है वो कितने अरसे का होता है? सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो है फर्स्ट स्टेज ट्रीटमेंट या प्राइमरी ट्रीटमेंट 3 मंथ का है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो हम रिकमेंड करते हैं 6 to 8 मंथ है। ठीक है। उसमें मुख्तलिफ क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी करता है कि हमने किस तरह उसको आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ जाना है। ठीक है। ठीक है, तो मतलब उसको फिर कुछ सिखाते हैं या पढ़ाते देखिए हैं? उसमें सेकेंडरी स्टेज में अमूमन जो होता है ना, हम उसको जो वो वाला सिस्टम है उसको हम नाम देते हैं हाफे हाउस का सिस्टम। ठीक है, और हाफे हाउस का जो पूरा ग्रुप्स हैं या जो उनके वर्कशॉप्स हैं वो टोटली जो है वो स्किल बिल्डिंग या इस तरह के टॉपिक्स पे डिज़ाइन किए जाते हैं जिसमें उनको आउटर वर्ल्ड के लिए प्रिपेयर किया जा रहा होता है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने यहाँ से जाने के बाद जॉब करना है एंड वी आर सीइंग कि नहीं यार इसमें कॉन्फिडेंस जो है वो दैट इज़ नॉट अप टू दैट लेवल, बिल्कुल कर रहा है। ठीक है, तो उनके जो ग्रुप्स के जो आप कह लें थीम्स हैं या टॉपिक्स हैं वो टोटली इस बेसिस के ऊपर है कि उनको आउटर वर्ल्ड के लिए या आउटर चैलेंजेस के लिए या अगर उसने प्रोफेशनल फील्ड में स्टेप इन करना है तो वहाँ के लिए तैयार किया जाए। और थोड़ी देर पहले जो आपने इससे पहले एक सवाल पूछा था, बाज़ औक़ात ये भी बड़ा इशू हमें फैमिली की तरफ से आता है, फैमिली का बहुत इन्फ्लुएंस होता है कि नहीं जी इन्होंने जाके जॉब करनी है, तो हमें फैमिली को रोकना पड़ता है कि अभी बेशक इन्होंने सेकेंडरी स्टेज की जो ट्रीटमेंट है वो कंप्लीट की है लेकिन ये पूरी तरह से तैयार नहीं है कि ये जॉब वाली चीज़ों को मैनेज कर सकें। बाज़ औक़ात हमें उसके अंदर भी बहुत सारी एहतियात बतानी होती है कि जी लाइफ टाइम ये नाइट शिफ्ट में जॉब नहीं कर सकते, ये बड़े कैलकुलेटेड आवर्स की जॉब कर सकते हैं। फील्ड्स के हवाले से उनको भी और फैमिली को गाइड किया जाता है कि सर्टेन फील्ड्स हैं जिसमें आप जा सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप कंस्ट्रक्शन फील्ड में या साइट एरियाज़ टाइप की जो जॉब है आप वहाँ करो क्योंकि वो मेंटली और फिज़िकली बड़ी ड्रेनिंग होती हैं। ठीक है। अच्छा जी, बहन का सवाल है और मैम से उन्होंने कहा कि अक्सर बेशतर ये कहा जाता है कि बच्चे का इलाज करवा लिया और उसके फिर इलाज ख़त्म होने के महीने बाद ही उसकी शादी करवा दी जाती है। मेरी भी एक ऐसे शख्स से शादी हुई जो कि हीरोइन का एडिक्टेड था और उसने शादी के 8वें दिन से दोबारा नशा करना शुरू किया जब मुझे झूठ बोलता था क्योंकि मेरे माँ बाप नहीं है और आपको पता है कि भाइयों के दर पर जाना भी बहुत अजाब है। और आज मेरी शादी को 18 साल हो गए हैं और उसको कभी मैं किस हॉस्पिटल लेके जाती हूँ, कभी किस हॉस्पिटल लेके जाती हूँ और इस दौरान मेरे 2 बच्चे भी हुए और अब मेरी ज़िंदगी ऐसे है कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे बच्चों को कामयाब करे और मुझे अपने पास बुलवा ले। देखिए बाज़ औक़ात होता है और मैं यहाँ से एक पॉइंट ज़रूर क्लियर करूँगी, अमूमन जब हम फैमिली को काउंसिल कर रहे होते हैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और क्लियर टर्म्स के अंदर ये चीज़ बताई जाती है कि कम से कम 2 साल तक पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि आप इस तरफ सोचें भी कि ये शादी वाली ज़िम्मेदारी की तरफ जाएंगे। 2 साल अगर नहीं है तो कम से कम 1 साल आपने लाजमी वेट करना है क्योंकि 1 साल के अंदर पेशेंट को भी और फैमिली को भी बड़े अच्छे से असेसमेंट हो जाती है कि इसने कितना अपने आप को रिकवरी में स्टेबल किया है। उसके बाद आप इस तमाम जिम्मेदारियों की तरफ ज़रूर लेकर जाएँ। रहा सवाल ट्रीटमेंट के हवाले से तो डिपेंड करता है कि ट्रीटमेंट वाकई ही वो ट्रीटमेंट प्रोसीजर से गुजरे भी हैं या नहीं हुए, क्योंकि जैसे थोड़ी देर पहले सर इमरान ने भी और आपने भी एक सवाल पूछा था, इदारे बहुत सारे हैं लेकिन क्वालिटी ट्रीटमेंट कौन कौन से दे रहे हैं ये असेस करना बड़ा सवालिया निशान है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, एक सवाल और कि इमरान भाई से पूछ के बताइएगा कि अगर कोई हीरोइन एडिक्टेड है तो क्या वो छोड़कर 6-8 महीने का गैप लेकर दोबारा इस तरफ आ सकते हैं या हीरोइन जो एक दफ़ा एडिक्ट कर ले वो दोबारा छोड़ नहीं सकता? नहीं, देखें फिर वही बात आ गई ना कि अगर उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलेगा तो हमेशा के लिए छोड़ सकता है। अगर उसको 6 महीने 8 महीने कहीं किसी भी जगह बंद, छोड़ना बहुत आसान है, कोई भी नशा छोड़ना बहुत आसान है। बंद कर दें 10 दिन छूट गया, असल मसला है छोड़े रखना। और छोड़े रखने के लिए आपको वो सारी चीज़ें इकदाम सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं जो उस डिज़ीज़ को सामने रख के बनाई हुई हैं। अगर वो चीज़ करते हैं
तो बिल्कुल हमेशा छोड़े रखने में कामयाब हो जाएंगे। इनका नाम भी इमरान है। कहा कि मेरे हमनाम है, इनसे बोलेगा क्योंकि मेरा दोस्त है, वो शादी के लिए उसने कहा कि मैंने नशा छोड़ दिया, जबकि मुझे उस पर शक है और उसकी जो बीवी है वो मुझे भाई कहती है और बहैसियत भाई मैं कभी अपनी बहन के लिए नहीं चाहूँगा कि ऐसे बंदे से शादी करूँ। तो प्लीज़ इमरान भाई से मुझे क्लियर करवा दें ऑन एयर कि अगर ये नशा सिर्फ दिखावे के लिए छोड़ें तो फिर तो चीज़ गलत हो जाएगी। वही शुरू में ही बताया कि भाई ये शर्तों पे नशा नहीं छोड़ा जाता। हाँ कि चलो शादी करा दो छोड़ दूंगा, फिर उसके बाद शादी हो जाएगी फिर वही नशा। जब तक ट्रीटमेंट नहीं प्रॉपर तरीके उसको पता लगे, मैंने कहा ना कि छोड़ना आसान है, छोड़े रखना है असल चीज़। वजह ही यही होती है, मैंने अभी छोड़ दिया, 2 महीने छोड़ दिया, फिर बाद में फिर सिलसिला। जैसे शुरू में मिस सईदा ने बताया वो सारी चीज़ें कि यही चीज़ें हैं कि मैं तो जब चाहता हूँ छोड़ देता हूँ, फिर करते क्यों, फिर यहाँ तक कैसे पहुँचे। अच्छा, एक बात और है कि जो कॉलर ने भी पूछा आपसे सवाल यही कि ज़िंदगी के अंदर ना मेरी टर्म को सुना नहीं जाता, मेरी बात को कोई सुनता नहीं है, घर में मुझे बड़ा निगलेक्ट किया जाता है और ये कहता है कि तो विद सॉरी मैं वर्ड ऑन ए यूज़ करूँ कि बकवास करता है ये बंदा, तो वो बंदा नशे पे लग गया। तो अच्छा, वैसे फैमिली का बड़ा हाथ होता है कि आप किसी को निगलेक्ट कर रहे हैं तो करते ही चले जा रहे हैं और वो बाद में कहते हैं हम तो इसकी बेहतरी के लिए इसको निगलेक्ट कर रहे थे। तो ये कितना हद तक मैडम, क्योंकि आप साइकोलॉजिस्ट हैं, बताएंगे किस हद तक ये बेहतर है? इसमें पेरेंटिंग स्टाइल बड़ा काउंट करता है, ठीक है। अमूमन अगर आप हमारी सोसाइटी में देखें, जो बैलेंस पेरेंटिंग स्टाइल है ना वो बड़ा कम देखने को मिलेगा। या तो निगलेक्टिंग की तरफ हैं, इतनी आसाइशें या इतनी फैसिलिटीज़ हैं कि किसी चीज़ के ऊपर सवाल नहीं है, या इतनी स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग है कि एक सर्टेन रूल या स्टैंडर्ड सेट कर दिया, बच्चा अगर उसको मीट कर पा रहा है तो वो आइडियल है, अगर नहीं कर पा रहा तो फिर उसको टॉन्ट करके या उसको निगलेक्ट करके उसको शेम दी जा रही होती है और उसके उस टैलेंट को भी नहीं देखा जा रहा होता जो चीज़ें वो अच्छी कर पा रहा होता है। तो ऐसे केसेस बिल्कुल आते हैं और 99% हर एडिक्शन के केस में जो रूट कॉज निकलती है वो शेम निकलती है कि जी बचपन में जो है वो बच्चे का कॉन्फिडेंस फैमिली ने बूस्ट ही नहीं होने दिया, कंपैरिजन करते रहे दूसरे कज़न्स के साथ, पढ़ाई के मामले में, जॉब के मामले में, लुक्स को लेकर, या जब वो सोसाइटी में निकला तो वहाँ पे भी यही कंपैरिजन होता रहा। तो 99% हमारे पास जो रूट कॉज है एडिक्शन की, दैट इज़ शेम। और अच्छा, हम फैमिली को ये गाइड भी करते हैं और फोकस हमारा ये होता है कि हम पेशेंट को ये इस चीज़ के लिए बनाएं कि देखें आप जिस इन्वायरमेंट से आ रहे हो आपका इन्वायरमेंट कभी भी चेंज नहीं होगा। सो यू हैव टू मेक योर सेल्फ अप टू दैट लेवल कि आप अब जब दोबारा उस इन्वायरमेंट में जाओ तो आपकी चीज़ें डिस्टर्ब ना हो। अच्छा मैम, एक सवाल कॉलर ने भी किया, 2 सवाल हैं वैसे तो। इमरान भाई से एक सवाल आपसे कि हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ना कोई खूबसूरत है फैमिली में तो बार बार उसकी मिसाल दी जाती है। अच्छा, हर कोई बच्चा ऐसा भी नहीं होता, कुछ लोग होते हैं जो एक्स्ट्रा जीनियस होते हैं या एक्स्ट्रा लक लेकर आते हैं, उन्होंने थोड़ा सा काम किया बहुत तरक्की मिल गई, और कुछ लोग बहुत ज़्यादा काम करते तरक्की नहीं मिलती है, तो उस पर जो टॉन्ट करना होता है वो तोड़ देता है। आपको क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल बिल्कुल, और बल्कि ये कहना चाहूँगी कि ये कंपैरिजन या ये फॉल्स स्टैंडर्ड्स जो आपने अपनी फैमिली में और बच्चों के लिए रखे हुए हैं इसको ना रखें। क्योंकि देखें जैसे आपने कहा ना, एक शख्स ऐसा है जो बड़ा आइडियलाइज किया जाता है फैमिली के अंदर, ऐसा नहीं है उसके अंदर शेम नहीं होती, उसको दूसरों से नहीं मिल रही, लेकिन वो खुद उसने अपने लिए इतने ज़्यादा परफेक्शनिस्ट स्टैंडर्ड सेट कर लिए हैं कि अगर वो नहीं कर पाता कोई चीज़ तो वो उसको डीमोरलाइज कर रही है। तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना भी आपके लिए अच्छा साबित नहीं होता, और बहुत ज़्यादा हर चीज़ को डीवैल्यू करना और निगलेक्ट करना ये भी आपके लिए नहीं। बैलेंस होना चाहिए, जिस चीज़ पे आप समझते हो कि हाँ वाकई दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी गुड, ज़रूर अप्रिशिएट करें, और जहाँ आपको थोड़ा सा समझाने की ज़रूरत है वहाँ तरीक़ेकार चेंज करें। ऐसा नहीं है कि आप 10 लोगों के या 4 लोगों के सामने आप उसको समझाने बैठ जाएं कि नहीं जी आपने तो ये नहीं किया, और फलाने को आप देख लें और अपने बड़े भाई को या बहन को आप देख लें, तो ये तरीक़ेकार गलत है और ये बच्चों की सेल्फ इस्टीम को बहुत हर्ट करती है। अच्छा जी, एक सवाल आपके लिए और है, लेकिन सर आपसे कि आपका एक बच्चा इलाज करवा कर चला गया, ठीक है, क्योंकि आपकी वो उसने प्राइमरी सेक्शन भी लिया, सेकेंडरी भी लिया, उसके बाद आपकी टीम भी फॉलोअप पे रहती है कि कैसी तबीयत है, क्या कर रहे हो लाइफ में, या फिर उसको खुद ही कांटेक्ट करना पड़ता है? नहीं, हम भी वक्तन फ़वक्तन करते रहते हैं, लेकिन जो प्राइमरी सेकेंडरी ट्रीटमेंट पूरा फुलफिल करा के जाता है, आगे जाता है, तो हमारे तजुर्बात ये हैं कि फिर वो खुद किसी ना किसी हवाले से टच में रहते हैं, हमारे साथ टच में रहता है वो। कोई आपका कोई ग्रुप उसको बना हुआ है? पता होता है कि उसको पता होता है कि यहाँ आना जाना मेरे लिए फायदे में, वो महीने में 1 आध दफ़ा चक्कर लगाता फिर है, अंदर उसको विजिट भी करवाते हैं? पता है, हाँ फिर अच्छा, आ जाता है, आता है, गपशप करता है, दिन गुजारता है, 2-4 घंटे गुजारता है स्टाफ के साथ ही खाना वाना खाता है, फिर चला जाता है। ज़बरदस्त। अच्छा मैम, आपके लिए एक सवाल आया है कि एक खातून ने कहा कि मैंने अपनी बच्ची
हाथ से गवा दी कि जब मैं उसको ताने ये देती थी, तुम्हारा तो रंग भी काला है, तुम्हें कौन भी आके लेके जाएगा, काम सीख लो, ये करो। और बच्ची ने इतना दिल पे लिया कि 21 साल की उम्र में उसकी डेथ हो गई जी। और आज वो कहती कि मेरे पास कुछ भी नहीं, वो एक बेटी थी जो मैं गवा बैठी। तो एक तो वो मैसेज ये देना चाह रही हैं कि कभी भी अपनी औलाद को निगलेक्ट मत बिल्कुल, करें। बिल्कुल। दुनिया में अल्लाह ताला ने अगर आपको औलाद दी है तो वो हसीन तरीन तोहफा है। ऐसे। और उसके बाद ऐसी माओ को आप क्या कहेंगी कि जो औलाद को तरजीह नहीं देती बल्कि बाहर वालों को तरजीह देती, वो तो इतना खूबसूरत है, ये तो वो इतनी खूबसूरत है। देखिए, मैं सिर्फ माओं को तो मैसेज नहीं दूंगी, आई थिंक दोनों पेरेंट्स को, चाहे वो फादर्स हैं चाहे वो मदर्स हैं, दोनों के लिए मेरा मैसेज ये होगा कि प्लीज़ अपने बच्चे के अंदर जो इंडिविजुअल टैलेंट है ना उसको देखें। ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी दूसरे का बच्चा एकेडमिक्स में बहुत अच्छा है तो यकीनन आपका बच्चा भी एकेडमिक्स में बुरा नहीं है। सिर्फ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद वो उतनी अच्छी नहीं कर पाता, विच इज़ नॉर्मल, ठीक है। तो उस इंडिविजुअल टैलेंट को पहचानने की कोशिश करें। आई एम श्योर जब आप अपने बच्चों के ऊपर जो है वो फोकस करना शुरू करेंगे, उनका कंपैरिजन करना छोड़ेंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली उनके अंदर टैलेंट भी नज़र आएगा, स्पार्क भी नज़र आएगा, और आप ऐसे प्लेटफॉर्म्स और अपॉर्चुनिटीज़ खुद क्रिएट करके देंगे जहां वो एक्सेल कर सकता है। अच्छा, एक चीज़ और होती है कि फ़र्ज़ करें इमरान भाई के आपके दोस्त भी होंगे, भाई भी होंगे, लेकिन परवरिश की बुनियाद इमरान भाई ने रखी, ऐसे ही है। अब इनके एक भाइयों को ताना पड़ने लग जाए, वो देखो तो सेंटर बना के बैठ गया, दोस्त की वालदा या वालिद उनको ताना दे, तो इमरान भाई को अल्लाह ताला ने चुना इस काम के लिए। इमरान भाई का इटसेल्फ एक खुद भी इनपुट है, लेकिन पहले तो चुना अल्लाह ताला ने ना, बेशक, कि वो इंसान की खिदमत करेंगे। तो अगर इस पर ताना पड़ता है इमरान भाई कि इमरान ने तो देखो इतना काम कर लिया, तुमने तो कुछ भी नहीं किया, तो इस बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि आजकल ये मेंटल साइकी हो चुकी है घर वालों की भी। नहीं, अभी तक इस किस्म का तो कोई ऐसा सिलसिला नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। ख़ानदान में भी सारा सिलसिला सब हर जगह से एक अच्छा ही मुझे, नहीं आपको नहीं, मैं लोगों के लिए बात कर रहा हूँ। लोगों को देखे, बात यह है कि बहुत सारी चीज़ें जैसे मिसने बताई ना बार बार कि हर बच्चा, हर एक में अलग सलाहियत होती है। माँ बाप को ये चाहिए कि ठीक है, अगर वो पढ़ाई में नहीं है तो उससे पूछे वो क्या करना चाहता है और उसको वो करने दें, लेकिन पढ़ाई में उसकी दिलचस्पी नहीं है, लेकिन माँ बाप डंडा लेके पढ़े तुमने पढ़ना ही है, ना बेचारा वो पढ़ सकेगा, ना जो वो काम कर सकता है वो उस तरफ जा सकेगा। तो बच्चों पे भी तो छोड़े, हाँ भाई तुम अगर पढ़ाई में नहीं है, तुम क्या करना हो सकता है, कोई वो हुनर सीखना चाहता हो, कोई और फील्ड अपनाना चाहता हो, तो उसको आज़ादी तो दें। अच्छा इमरान भाई, आपके लिए सवाल एक आया है, सवाल नहीं बल्कि 8 से 10 स्कॉलर्स ने ये कहा है कि इमरान भाई को बोलें कि वो आते रहें, उनको देख कर भी हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। और एक भाई ने ये लिखा है कि इनको देखकर यकीन करें कि मैं चर्च पीता था, मैंने छोड़ दी, और एक अपीयरेंस के ऊपर तो अल्लाह ताला। अच्छा, दूसरा ये कि रिकवरी रेट पूछ रहे हैं कि अगर हम ओवरऑल आपकी बात करें, जैसे आपने 80 और 40 का दिया, लेकिन ओवरऑल रिकवरी दोनों कोर्सेज के बाद आप किस हद तक कहते हैं कि बच्चा रिकवर करके हमने आपके हवाले इतने % कर दिया, अब बाकी आपने करना है? देखिए, वो जैसे शुरू में भी बताया कि वो सारी चीज़ें डिस्चार्ज के, चाहे वो फर्स्ट स्टेज ट्रीटमेंट हो, वो अगर कंप्लीट करके 3 महीने में जाता है तो वो सारा उसको आगे का उसको प्लान दिया जाता है, फैमिली को भी बताया जाता है, वो भी बताया जाता है कि क्या क्या प्रिकॉशंस हैं जो उन्होंने लेके उनको फॉलो अप पे रहना है। बाद का दूसरे शहर के होते फॉलो अप पे भी नहीं आ सकते, फोन पे फैमिली को कंसर्न फॉलो अप पे रहना, और फैमिली को भी नहीं, मरीज को भी, लेकिन उनको सारी चीज़ें बता दी जाती हैं कि ये एहतियाती तदाबीर है जिसको आपको लेके चलना है। ठीक है इमरान भाई, अगर वो लेके चलते हैं तो रिकवरी का चांस बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल इमरान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब इंशाल्लाह छापा मारते हैं आपके रिहैब सेंटर पे। मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया बेहतरीन बताने के लिए। जाते जाते सिर्फ एक बात की, दुआओं के लिए हाथ उठाएं, टाइम टीम ऑफ मेट्रो न्यूज़ और मेरे गेस्ट को अपनी दुआ में याद रखें। आज की बात में कोई बात बुरी लगी होता है, दिल से माज़रत खाऊं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद, इस दुआ के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ करे कि बेहतर से बेहतरीन करने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए और इस ज़ुबान को बेहतर अंदाज में इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए। इसी के साथ आपसे कल मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।